अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम का जो हमारा टॉपिक है वो है वीबीटी या हम कह सकते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि कोवलेंट बॉन्ड को एक्सप्लेन करने के लिए हम मोस्टली 3 थेरीज पढ़ते हैं, जिसमें फर्स्ट थी वेस्पर थेरी, सेकंड है वीबीटी और थर्ड है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थेरी। ये 3 थेरीज हैं जिनका इम्पोर्टेंट काम है, वर्क है कोवलेंट बॉन्ड को एक्सप्लेन करने के लिए। तो वेस्पर थेरी हमने डिस्कस कर ली है, तो फिर हमें वीबीटी की ज़रूरत क्यों पेश आई, हमने वेस्पर थेरी के बाद वीबीटी क्यों पढ़ी। इसकी वजह ये है कि जो वेस्पर थेरी है वो हमें शेप्स के बारे में काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन दे रही थी, लेकिन वेस्पर थेरी ये बात एक्सप्लेन करने में फेल हो गई थी कि बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे हो रही है, क्यों हो रही है। तो इस चीज़ को फर्दर एनालाइज करने के लिए, समझने के लिए कौन सी थेरी आई, वीबीटी या वैलेंस बॉन्ड थेरी। इसने मज़ीद एक्सप्लेन किया हमारे पास शेप्स को और बॉन्ड फॉर्मेशन को। तो ये दो चीज़ें हमारे पास, शेप ऑफ मॉलिक्यूल और बॉन्ड फॉर्मेशन इन अ मॉलिक्यूल इज एक्सप्लेन्ड बाय वीबीटी और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। अगर हम इसकी इंट्रोडक्शन की बात करें पहले, तो 2 साइंटिस्ट थे, हिटलर और लंदन। इन दोनों ने इस थ्योरी को एक्सप्लेन किया था, इस थ्योरी को इंट्रोड्यूस किया था। कब? 1927 में। 1927 में 2 साइंटिस्ट थे, हिटलर एंड लंदन। इन दोनों ने इंट्रोड्यूस करवाई वीबीटी। और उसके बाद एक और साइंटिस्ट आया, पोलिंग। इसने इसको फर्दर एक्सटेंड करवाया, फर्दर प्रोसीड किया वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को। तो जब भी हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की बात करते हैं तो 3 साइंटिस्ट हैं, हिटलर, लंदन एंड पोलिंग। इन तीनों ने इस सिलसिले में काम किया था और हमें वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पेश की थी। अब हम इसकी मज़ीद थोड़ी सी आगे चलते हैं कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहती क्या है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहती है पार्शली फिल्ड atomic orbitals overlap to form bond, but individual characteristics of atomic orbital remain unchanged or retained. Larger the overlap, stronger will be the bond. क्या कह रही है हमें ये थेरी, ज़रा इसको थोड़ी सी एक्सप्लेन करते हैं। ये थेरी हमें कहती है कि जो पार्शली फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, यानी वो ऑर्बिटल जो कि मुकम्मल तौर पे फील्ड नहीं हैं, अभी पार्शली फील्ड हैं या हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स हैं, वो आपस में ओवरलैप करते हैं। और फिर जब वो ओवरलैप करते हैं तो बॉन्ड फॉर्मेशन होती है। देखें ज़रा इस बात को, पार्शली फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप टू फॉर्म बॉन्ड, बट इंडिविजुअल करेक्टरिस्टिक ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल रिटेन्ड, यानी जो उनकी अपनी करेक्टरिस्टिक्स हैं वो भी रिटेन्ड रहेंगी, वो लॉस नहीं होंगी, वो चेंज नहीं होंगी। ये किसने कहा है? हमें वीबीटी ने कहा है। अब उसका लास्ट पॉइंट क्या है? उन्होंने कहा लार्जर द ओवरलैपिंग, जितनी ज़्यादा ओवरलैपिंग होगी स्ट्रोंगर विल बी द बॉन्ड, जो बॉन्ड बनेगा वो उतना ही स्ट्रोंग होगा। मैं एक दफ़ा इस सारा जो इसका वीबीटी थी, इसका ये बेसिक अजम्पशन है या इसकी बेसिक ये जो पॉइंट है, इसको मैं एक दफ़ा कहूँगी, एक्सप्लेन करूँगी। कह रही हैं कि हमारे पास बॉन्ड कब बनता है? जब पार्शली फील्ड ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करते हैं, फर्स्ट पॉइंट। उसके बाद कहा मगर जो इंडिविजुअल एटॉमिक ऑर्बिटल हैं वो अपनी करैक्टरिस्टिक्स लॉस नहीं करेंगे बल्कि रिटेन्ड रखेंगे। अच्छा जी, उसके बाद अगला पॉइंट क्या है कि जितनी ज़्यादा ओवरलैपिंग होगी उतना ही ज़्यादा हमारे पास स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा। ये हमें कहा था वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने। अब ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी थी किसी रूल पे होती है, किसी मैकेनिज़्म पे होती है। तो जो हमारे पास वैलेंस बॉन्ड थ्योरी थी ये बेस कर रही थी क्वांटम मैकेनिकल प्रिंसिपल पर। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी किस पे बेस कर रही थी? क्वांटम मैकेनिकल प्रिंसिपल। अब जो क्वांटम मैकेनिकल प्रिंसिपल है वो हमें क्या कहता है? कहते हैं अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिकल प्रिंसिपल और क्वांटम मैकेनिकल अप्रोच a covalent bond is formed. A covalent bond is formed when half filled orbital in outer shell of two atoms overlaps. क्या कह रहे हैं कि हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड कब बनता है? जब हाफ ऑर्बिटल्स किसके? आउटर शेल के किसी भी 2 एटम्स के ओवरलैप करें। यहाँ तक थोड़ा पॉइंट, अब नेक्स्ट आगे चलें। सो डैट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कह रहे हैं इसके नतीजे में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स का जो पेयर होता है ऑक्युपाइज द ओवरलैप्ड ऑर्बिटल।
वो ऑक्यूपाई करते हैं इस ओवरलैप्ड ऑर्बिटल को। मैं इसको ज़रा एक्सप्लेन करूँगी। कह रहे हैं क्वांटम मैकेनिकल प्रिंसिपल हमें क्या कहता है कि जो कोवलेंट बॉन्ड है वो तब बनता है जब हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं वो आपस में ओवरलैप करें और इस तरह क्या हो, जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं दोनों ऑर्बिटल से एक एक पेयर इलेक्ट्रॉन है मिल के दोनों क्या बना देते हैं, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बना देते हैं, वो प्रेजेंट हों इस ओवरलैप्ड ऑर्बिटल्स में, तो तब हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड बनता है। अच्छा जी, अब हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनकी स्पिन जो होती है वो अपोजिट होती है और वो आपस में अपोजिट स्पिन के साथ पेयर बना लेते हैं और अपने आप को स्टेबलाइज कर लेते हैं। अगली बात फिर वही जो मैंने पहले डिस्कस की है, जितनी ज़्यादा ओवरलैपिंग होगी कोई भी बॉन्ड उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा, उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा। उसके बाद है हमारे पास जो बॉन्ड्स हैं इनकी टाइप्स। जो हमारे पास बॉन्ड बनते हैं ये दो तरह से हो सकते हैं हमारे पास। पहली हमारे पास जो टाइप है वो है सिग्मा बॉन्ड और जो दूसरी टाइप है वो हमारे पास पाई बॉन्ड। अब सिग्मा बॉन्ड हमारे पास कैसे बनता है, हमें पता है सिग्मा बॉन्ड बनता है लीनियर ओवरलैप से और जो पाई बॉन्ड बनता है वो बनता है पैरेलल ओवरलैपिंग से। तो लीनियर ओवरलैपिंग हो तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा और जब पैरेलल ओवरलैपिंग हो तो हमारे पास पाई बॉन्ड बनेगा। अब हमने टाइप्स बॉन्ड की देख ली, अब हम देखेंगे इसकी थोड़ी सी एग्जांपल। पहले हम देखेंगे हाइड्रोजन और उसके बाद हम देखते हैं फ्लोरीन में कैसे बॉन्डिंग होती है। तो पहले हाइड्रोजन की तरफ चलते हैं। अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो हमें पता है, अगर हम इसकी कन्फिगरेशन लिखें तो वो आती है 1s1। तो अब हमारे पास जब दो हाइड्रोजन के एटम्स एक दूसरे को अप्रोच करेंगे, जब वो सेपरेट होंगे तो उनका हमारे पास इस तरह से ऑर्बिटल्स होंगे। ये उनकी फॉर्मेशन को एक्सप्लेन किया हुआ है। उसके बाद ये दोनों ऑर्बिटल जब आपस में ओवरलैपिंग करेंगे तो हमें इस तरह से ऑर्बिटल्स ऑब्टेन करेंगे और एट द एंड ऑफ द दिस रिएक्शन और ओवरलैपिंग वी ऑब्टेन कोवलेंट बॉन्ड। जब ये दोनों आपस में मिलेंगे और हमें कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्म में एक कंपाउंड मॉलिक्यूल मिल जाएगा। और इस तरह हमने कहा कि टू हाइड्रोजन एटम अप्रोच ईच अदर, देयर 1s ऑर्बिटल ओवरलैप एंड गिव अ कोवलेंट बॉन्ड इन H2। ये हो गई हमारे पास H2 की एक्सप्लेनेशन। अब हमारे पास जो हाइड्रोजन की हम बात कर रहे हैं तो ये जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है ये बिटवीन न्यूक्लियाई आ रही है, तो ये हमारे पास सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं। तो ये सिग्मा और पाई बॉन्ड के कॉन्सेप्ट को भी साथ साथ क्लियर करते जाएं। उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल F2 की। अगर हम F2 की बात करें तो जो फ्लोरीन है इसका एटॉमिक नंबर होता है 9 और इसकी अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करें तो वो कुछ इस तरह से होगी 1s2 2s2 2px 2py 2pz और x और y पर हमारे पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, जबकि जो z है उस पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। इसका मतलब है जो हमारे पास pz ऑर्बिटल है वो हाफ फील्ड है, उसने ओवरलैपिंग करनी है। तो इस तरह क्या होगा, हमारे पास दो f के जो ऑर्बिटल्स हैं वो आएंगे। फर्स्ट करें ये दोनों का pz ऑर्बिटल्स हैं, ये आपस में क्लोज हुए और इनकी यहाँ पर ओवरलैपिंग हुई और ओवरलैपिंग के रिजल्ट में जो हमें कोवलेंट बॉन्ड ऑब्टेन हुआ वो कुछ इस तरह से होगा। इसी तरह से अगर हम मज़ीद एग्जांपल्स देखना चाहें तो हमारे पास उसमें हमारे पास आ जाता है HF। अगर हम HF की बात करें तो अभी हमने हाइड्रोजन को भी डिस्कस किया और फ्लोरीन के मॉलिक्यूल को भी अलग से डिस्कस कर लिया। अब इन दोनों को हम कंबाइन अगर बात करें तो HF की अगर हम बात कर रहे हैं तो हमें पता है हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 1s1 और जो फ्लोरीन की है वो भी हमें पता है 2pxy या z उसके ऊपर हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स होगा। तो जब ये दोनों एक दूसरे के करीब आएंगे, हमारे पास हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल है और हमारे पास जो फ्लोरीन है उसका p ऑर्बिटल्स है, तो इन दोनों में क्या होगी ओवरलैपिंग और हमें इस तरह से ओवरलैप्ड ऑर्बिटल्स मिलेंगे। और जब इनकी ओवरलैपिंग हो जाएगी कंप्लीट तो हमारे पास जो कोवलेंट बॉन्ड बनेगा HF के बिटवीन ये इस तरह होगा अकॉर्डिंग टू VBT। ये मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन भी आएगी, उसमें इसमें भी जो हमारे पास मिस्टेक्स हैं उसको डिस्कस करना है, लेकिन यहाँ तक ज़रा इस चीज़ को देख लें। उसके बाद हमारे पास हम देखेंगे कि सिग्मा बॉन्ड क्यों स्ट्रोंगर होता है हमारे पास पाई बॉन्ड की निस्बत। अगर हम पहले सिग्मा बॉन्ड की बात करें तो इसकी हम डेफिनेशन को जिस तरह से कर सकते हैं, द ओवरलैपिंग विच अकर एज द रिजल्ट ऑफ द बॉन्ड विच इज़ फॉर्म्ड एज द रिजल्ट ऑफ लीनियर ओवरलैपिंग। जब लीनियर ओवरलैपिंग होगी तो जो बॉन्ड हमें मिलता है उसको हम सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। और इस बॉन्ड में जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो बिटवीन द न्यूक्लियाई होगी।
ठीक है। और उस वजह से उस पर अट्रैक्शन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रोंग हो जाती है न्यूक्लियस की। तो जो सिग्मा बॉन्ड होता है इसलिए बहुत ही स्ट्रोंग बॉन्ड होता है। ये इसकी फॉर्मेशन भी शो की गई है। इसमें बेसिकली लीनियर ओवरलैपिंग होगी और हमें ऑर्बिटल या बॉन्ड ऑब्टेन होगा, वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रोंग होगा क्योंकि उस पर जो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग और बहुत ज़्यादा होगी। और दूसरी तरफ अगर हम पाई बॉन्ड की बात करते हैं तो ये एक वीक बॉन्ड है एज़ कम्पेयर टू सिग्मा बॉन्ड। जो पाई बॉन्ड है ये वीक क्यों है? अगर इसकी हम डेफिनेशन देखें तो द बॉन्ड विच इज़ फॉर्म्ड बाय द पैरेलल ओवरलैपिंग ऑफ द ऑर्बिटल्स। ये बॉन्ड हमें तब मिलता है जब पैरेलल ओवरलैपिंग होती है ऑर्बिटल्स की, हेड ऑन ओवरलैपिंग होती है, तो हमें जो बॉन्ड मिलता है वो पाई बॉन्ड होता है। इसलिए ये वीक बॉन्ड है। इसकी एक वजह ये है कि चूँकि वो पैरेलल है तो जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो न्यूक्लियस के बिटवीन नहीं बल्कि अबव एंड बिलो द न्यूक्लियस लाइनिंग होगी, यानी या ऊपर और नीचे होगी। तो इस वजह से न्यूक्लियस पे उसकी जो ग्रिप है न्यूक्लियस नहीं बना सकेगा, उसके लिए उतनी अट्रैक्शन नहीं काज कर सकेगा, तो वो एक थोड़ा सा वीक बॉन्ड हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड के अगर हम सिंबल की बात करें तो हम इस तरह शो करते हैं और पाई बॉन्ड की सिंबल हमारे पास ये है। ये हमारे पास डिफरेंस है सिग्मा और पाई बॉन्ड में। इसके अलावा हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास सिग्मा बॉन्ड है वो इनर्ट बॉन्ड है, लेकिन जो पाई बॉन्ड है वो रिएक्टिव है। ये भी क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात आप लोगों को भी पता है कि कोई चीज़ जितनी स्टेबल होती है वो चाहती है कि वो रिएक्शन ना करे, उसका रिएक्शन करना उतना ही डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो स्टेबिलिटी के साथ रिएक्टिविटी लीस्ट होती जाती है और जैसे जैसे स्टेबिलिटी लीस्ट होगी रिएक्टिविटी इंक्रीज़ होती जाती है। तो जो सिग्मा बॉन्ड है वो लीस्ट रिएक्टिव होते हैं एज़ कम्पेयर टू। तो इस तरह से हमारे पास जो सिग्मा बॉन्ड है वो लीस्ट रिएक्टिव है। इसके बाद अगर हम एक और पॉइंट इसका देखना चाहें तो हमेशा पहले जब भी कोई बॉन्ड बनता है वो जो फर्स्ट बॉन्ड बनता है वो सिग्मा बॉन्ड है। पाई बॉन्ड कभी पहली दफ़ा नहीं बनता। पहले किसी भी एटम्स के दरमियान दो एटम्स हैं, सिग्मा बॉन्ड बनेगा और जो सेकेंड एटम बॉन्ड होगा वो हमेशा पाई बॉन्ड होगा। जो हमारे पास सेकेंड बॉन्ड बनता है उसको हम क्या कहते हैं? पाई बॉन्ड। और फर्स्ट बॉन्ड को हम सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। ये थोड़े से डिफरेंस थे सिग्मा और पाई बॉन्ड में। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। अब एक लास्ट हमारा पॉइंट रह गया है कि हमारे पास जो वेलेंस बॉन्ड थ्योरी है इसकी लिमिटेशंस क्या हैं। अगर हम लिमिटेशंस की बात करें तो जो हमारे पास वेलेंस बॉन्ड थ्योरी है ये हमारे पास ऑक्सीजन के पैरामैग्नेटिक बिहेवियर को एक्सप्लेन नहीं कर सकती। मतलब यानी ये जो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर हमारे पास जो एटम्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो या तो डायमैग्नेटिक बिहेव शो करते हैं या पैरामैग्नेटिक। ये नहीं, अगर वो डायमैग्नेटिक है तो वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्शन शो नहीं करेगा, लेकिन अगर कोई मॉलिक्यूल एटम पैरामैग्नेटिक है तो वो अट्रैक्शन शो करेगा। जो डायमैग्नेटिक है वो रिपल्शन और पैरामैग्नेटिक अट्रैक्शन शो करता है। अगर हम वेलेंस बॉन्ड थ्योरी को लेके चलें तो ऑक्सीजन को डायमैग्नेटिक होना चाहिए, लेकिन ऑक्सीजन क्या है? पैरामैग्नेटिक है। तो इस चीज़ की वजाहत वेलेंस बॉन्ड थ्योरी ने नहीं की कि क्यों ऑक्सीजन डायमैग्नेटिक नहीं बल्कि पैरामैग्नेटिक होता है। तो इस चीज़ को एक्सप्लेनेशन करने के लिए मज़ीद किसी थ्योरी की ज़रूरत है, इससे ये पता चला। उसके बाद एक और पॉइंट है हमारे पास कार्बन एटम। अगर हम वेलेंस बॉन्ड थ्योरी को ही लेकर चलें तो कार्बन को डाइवेलेंट होना चाहिए, ठीक है, लेकिन कार्बन हमारे पास टेट्रावेलेंट है। अगर हम मीथेन की एग्जांपल लें तो कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा है 4 हाइड्रोजन के साथ मिलके। तो जो वेलेंस बॉन्ड थ्योरी है इस चीज़ में भी फेल हो गई कि कैसे कार्बन 2 के बजाय 4 बॉन्ड बना रहा है हाइड्रोजन के साथ। तो फिर VBT है कांट एक्सप्लेन द टेट्रावेलेंसी ऑफ कार्बन। और जो लास्ट पॉइंट है जिसको ये एक्सप्लेन करने में फेल हुई है वो है स्ट्रक्चर ऑफ अमोनिया एंड वाटर। इन दोनों को भी वेलेंस बॉन्ड थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर सकी। तो ये हमारे पास लिमिटेशंस भी हैं कुछ VBT की, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है इसलिए इसको अभी भी पढ़ा जाता है। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। मैं एक दफ़ा सारा रिपीट करूँगी। हमने आज पढ़ा वेलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या है, वेलेंस बॉन्ड थ्योरी को किसने पेश किया। मैंने बताया कि 3 साइंटिस्ट थे, हिटलर, लंडन एंड पॉलिंग। उन तीनों का वर्क है वेलेंस बॉन्ड थ्योरी को प्रेजेंट करने में। उसके बाद हमने देखा ये थ्योरी हमें कहती क्या है। ये हमें कहती है कि ऑर्बिटल्स बॉन्ड जो है वो कैसे बनते हैं। जब पार्शली हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करते हैं तो बॉन्ड बनते हैं,
लेकिन जो इंडिविजुअल एटम है वो अपनी करैक्टरिस्टिक्स को हमेशा रिटेन करता है, वो अपनी करैक्टरिस्टिक्स लॉस नहीं कर देता, और हमारे पास जो बॉन्ड बनता है इनकी ओवरलैपिंग के रिजल्ट में वो उतना स्ट्रॉन्ग होगा जितनी ज़्यादा ओवरलैपिंग हुई है। तो हम कह सकते हैं ग्रेटर द ओवरलैपिंग स्ट्रोंगर विल बी द बॉन्ड। जितनी ज़्यादा ओवरलैपिंग होगी उतना ही हमारे पास जो बॉन्ड बन रहा है वो स्ट्रॉन्ग होगा। ये तो था वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का मेन पॉइंट कि ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप किए तो बॉन्ड बना। बॉन्ड कैसे बना, हमारे पास कितना स्ट्रॉन्ग है, ये इस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है कि कितनी ज़्यादा ओवरलैपिंग हुई है। और उसके अलावा तीसरा पॉइंट कि इंडिविजुअल करैक्टरिस्टिक्स जो हैं वो रिटेन रहेंगी। ये थी इसके मेन पॉइंट्स। और उसके बाद अगला पॉइंट ये था कि जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है ये किसको एक्सप्लेन करती है, किस पे बेस करती है, तो ये क्वांटम मैकेनिकल प्रिंसिपल पे। अब हमें क्वांटम मैकेनिकल प्रिंसिपल क्या कहता है? क्वांटम मैकेनिकल प्रिंसिपल कहता है कि एक कोवलेंट बॉन्ड तब बनता है जब दो हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स हैं, जो हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स हैं उनके जो आउटर मोस्ट शेल में हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स हैं वो क्या करेंगे, आपस में ओवरलैप करेंगे। जब वो ओवरलैप करेंगे तो हमारे पास जो दोनों तरफ से एक इलेक्ट्रॉन आया है, यानी जब एक एटम से एक दूसरे एटम से इलेक्ट्रॉन आया है वो दोनों मिलके क्या बना देंगे, पेयर, और वो दोनों ऑक्यूपाई करेंगे उस ओवरलैप्ड ऑर्बिटल को। और ये भी यही कहता है कि जितनी ज़्यादा ओवरलैपिंग होगी उतना ही स्ट्रोंगर हमारे पास बॉन्ड बनेगा। ये इसका मेन पॉइंट था। इसके अलावा हमें ये देखा कि जो बॉन्ड्स हैं वो दो तरह से हो सकते हैं, या तो सिग्मा हो सकता है या फिर पाई बॉन्ड हो सकता है। सिग्मा बॉन्ड इज अ स्ट्रोंगर बॉन्ड वाइल पाई बॉन्ड इज अ वीक बॉन्ड. Sigma bond is formed due to the linear overlapping of the orbitals, and in the sigma bond the nuclei, the charge density, the electron charge density remain in between the nuclei of the orbitals, and this is a strong bond because nucleus have stronger attraction for the इलेक्ट्रॉन्स। तो ये हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा क्योंकि हमारे पास जो न्यूक्लियस है उसकी अट्रैक्शन बहुत ही ज़्यादा होगी उसके ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स के लिए। और जो दूसरा बॉन्ड है हमारे पास उसको हम कहते हैं पाई बॉन्ड। वो हमारे पास डबल बॉन्ड हो जिसमें उसमें एक पाई बॉन्ड होता है। वो कैसे बनता है? द पाई बॉन्ड इज फॉर्म ड्यू टू द पैरेलल ओवरलैपिंग ऑफ द ऑर्बिटल्स। जब ऑर्बिटल्स पैरेलल तरीके से आपस में ओवरलैपिंग करते हैं तो जो बॉन्ड हमें मिलता है उसको हम पाई बॉन्ड कह सकते हैं। इसमें होता क्या है, तो जो इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी है वो न्यूक्लियाई के बिटवीन नहीं होती बल्कि अबव एंड बिलो द न्यूक्लियाई लाइनिंग होती है, जिस वजह से जो हमारे पास न्यूक्लियस है उसकी अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है उसके ऊपर, और वो बॉन्ड वीक हो जाता है जब उसका कंपैरिजन करते हैं सिग्मा बॉन्ड से। और जब भी दो एटम्स के दरमियान फर्स्ट बॉन्ड बनता है वो हमेशा सिग्मा बॉन्ड होता है, और जो पाई बॉन्ड है वो हमेशा सिग्मा बॉन्ड के बाद बनता है। ये एक वीक बॉन्ड है। और जो नेक्स्ट इसका अगर हम डिफरेंस करने लगें तो जो सिग्मा बॉन्ड है वो बहुत ही स्टेबल बॉन्ड है, लीस्ट रिएक्टिव बॉन्ड है। और जो हमारे पास पाई बॉन्ड है वो एक बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, इनर्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि वो लीस्ट स्टेबल कंपाउंड है। कोई कंपाउंड है, बॉन्ड है, वो जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उतना ही लीस्ट रिएक्टिव होगा, और जितना कम स्टेबल होगा और उतना ही ज़्यादा वो रिएक्टिव होगा। ये एक आपस में एक रिवर्स रिलेशन है। तो ये हमारे पास इसके कुछ पॉइंट्स थे। उसके बाद हमने कुछ एग्जाम्पल्स देखी। हमने पढ़ा H2 में कैसे ओवरलैपिंग हो रही है और वो ऑर्बिटल बना रहे हैं, और F2 में कैसे ओवरलैपिंग हो रही है। H2 में दोनों S ऑर्बिटल्स हैं, और P में जो H हमारे पास F2 है उसमें दोनों P ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप हो रहे हैं। अब अगर इन दोनों की बात करें, HF एक हमारे पास मॉलिक्यूल है तो उस पर H का S ऑर्बिटल है और P का F का P ऑर्बिटल्स है। ये दोनों मिक्स हो गया हमारे पास ओवरलैप करेंगे और ऑर्बिटल ऑब्टेन होगा। उसके बाद हमारे पास हमने लास्ट पे यही देखा जो हमारे पास वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है उसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं। तो कुछ चीज़ें हैं जिनको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर सकती, इसीलिए ये फेल हो गई। तो हमें किसी मज़ीद एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत पड़ी। इसमें कुछ मेन पॉइंट जो थे इस थ्योरी के जो ये एक्सप्लेन नहीं कर सकी वो हमने देखा। एक तो था ऑक्सीजन का पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। तो ऑक्सीजन जो है वो पैरामैग्नेटिक है, लेकिन अगर हम इस थ्योरी को लेकर चलें तो उसके अकॉर्डिंग तो ऑक्सीजन को डायमैग्नेटिक होना चाहिए, लेकिन ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक है। तो जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है वो इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर सकी कि क्यों ऑक्सीजन जो है डायमैग्नेटिक के बजाय पैरामैग्नेटिक बिहेव शो करती है। इसके अलावा जो सेकंड पॉइंट था वो था टेट्रावेलेंसी ऑफ कार्बन, यानी जो हमारे पास कार्बन जो है वो 4 बॉन्ड बना रहा है। इस चीज़ की भी कोई वजाहत वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पेश नहीं कर सकी, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग तो इसको डाइवेलेंट होना चाहिए, लेकिन कार्बन जो है मीथेन में अगर इसके हम एग्जाम्पल देखें तो ये टेट्रावेलेंट शो कर रहा है अपनी वैलेंसी। तो इस तरह इसको भी एक्सप्लेन करने में फेल हुई वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। जो लास्ट पॉइंट था जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर सकी वो ये था कि जो हार्ड वाटर है हमारे पास, और इसके अलावा हमारे पास जो अमोनिया है उसमें जो बॉन्ड एंगल्स हैं
उनको भी एक्सप्लेन करने में फेल हो गई हमारे पास वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ये हमें नहीं बता सकती कि हमारे पास जो वाटर है या अमोनिया है उसका बॉन्ड एंगल हमारे पास 109.5 क्यों नहीं है। वैसे तो जो भी एटम्स है इस तरह के मॉलिक्यूल्स हैं उनमें 109.5 है, लेकिन जो हमारे पास अमोनिया है और वाटर है दोनों में जो बॉन्ड ऑर्बिटल है वो इससे डिफरेंट है। तो इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर सकी हमारे पास वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ये था हमारा आज का वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का कंप्लीट लेक्चर। थैंक यू।